नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़ों में गोता लगाने वाले हैं और हमारा फोकस है उत्तर प्रदेश पर। अब देखिए, जनगणना के आंकड़े ये सुनकर ही थोड़ा सूखा और बोरिंग सा लगता है, पर आज हमारा एक सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य है या अपने आप में एक देश? आज हम इन्हीं आंकड़ों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि नंबर्स कितनी दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं। ये सवाल ही अपने आप में बहुत सही है, क्योंकि ये हमें सही दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। जनगणना के आंकड़े किसी भी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य का एक तरह से एक्सरे होते हैं। और जब हम उत्तर प्रदेश जैसे विशाल इतने बड़े राज्य की बात करते हैं, तो उसे देश के पैमाने पर देखना बिल्कुल गलत नहीं है। ये संख्याएं ही हमें बताती हैं कि जमीन पर असलियत क्या है, चुनौतियां कितनी बड़ी हैं और हाँ, अवसर कहाँ छिपे हैं। तो चलिए इस देश के एक्सरे को समझना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले किसी भी देश या राज्य की पहचान होती है उसकी आबादी से। 2011 में भारत की कुल आबादी थी 121 करोड़। उसी समय अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी 19.98 करोड़ थी, यानी हम इसे लगभग 20 करोड़ मान सकते हैं। हमारे स्रोत में इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका भी है कि ये आंकड़ा खुद कहता है हम 19 नहीं 20 हैं। हाँ, और ये 20 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पैमाने का एहसास कराता है। ये भारत की कुल आबादी का 16.5% है। देश का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश से था। और अगर हम इसे वैश्विक पटल पर रखें तो ये और भी चौंकाने वाला लगता है। अगर उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। 5वां? हाँ, सिर्फ चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, ये सब देश इससे पीछे होते। ये सोचना ही हैरान करने वाला है। एक तरह से जब कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो वो दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश को चलाने की जिम्मेदारी ले रहा होता है। शासन के स्तर पर इसका क्या मतलब होता होगा? इसका सीधा मतलब है कि चुनौतियां कई गुना बढ़ जाती हैं। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार, हर योजना को 20 करोड़ लोगों तक पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। नीतियां जो कागज पर अच्छी लगती हैं, उन्हें जमीन पर उतारना वो बेहद मुश्किल हो जाता है। एक छोटे राज्य में आप कोई पायलट प्रोजेक्ट आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट भी कई छोटे देशों की आबादी के बराबर होता है। यही इस पैमाने की सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये तो हुई कुल आबादी की बात, पर इतनी बड़ी आबादी रह कहाँ रही है? इससे जुड़ा अगला आंकड़ा है जनघनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ भारत और यूपी के बीच का अंतर और भी साफ दिखता है। 2011 में भारत का औसत जनघनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका क्या अंदाजा है, यूपी का कितना होगा? निश्चित रूप से इससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ, 2 गुने से भी ज्यादा। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व था 829। हमारे नोट्स में इसे याद रखने का एक तरीका भी दिया है। 829 को ऐसे सोचें कि लोग ठाठ से रह रहे हैं और जगह की इतनी कमी है कि दोनों तरफ घर बना रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ एक याद रखने की तरकीब से कहीं ज्यादा है। ये असल में जमीनी हकीकत को बयां करता है। 829 का घनत्व सिर्फ ये नहीं बताता कि यहाँ भीड़ है, ये बताता है कि जमीन पर, जो कि एक सीमित संसाधन है, उस पर कितना जबरदस्त दबाव है। इसका सीधा असर खेती पर पड़ता है। कृषि योग्य भूमि वो छोटी छोटी जोतों में बढ़ती जा रही है। अच्छा। और इससे किसानों की आय प्रभावित होती है। शहरों में इसका मतलब है कि आवास, साफ पानी, सफाई, इन सब पर भारी बोझ है। ये दबाव ही शायद लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर करता है, जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। जब एक जगह पर संसाधन कम और लोग ज्यादा होते हैं तो लोग अवसरों की तलाश में दूसरी जगहों पर जाते हैं। ये दबाव ही उत्तर प्रदेश में होने वाले बड़े पैमाने पर प्रवासन का एक मुख्य कारण है, जो हमें बाद में कुछ जिलों के आंकड़ों में और भी साफ दिखाई देगा। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। ज्यादा आबादी, ज्यादा घनत्व, संसाधनों पर दबाव और फिर प्रवासन। ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। अब इसी सामाजिक ताने बाने से जुड़ा एक और आंकड़ा देखते हैं, जो किसी भी समाज के स्वास्थ्य का एक बहुत संवेदनशील पैमाना होता है। लिंगानुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 2011 में भारत का राष्ट्रीय औसत 943 था, जो खुद भी आदर्श स्थिति से कम है। वहीं उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा और भी कम, 912 था। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक आंकड़ा शिशु लिंगानुपात का है। हाँ, 0 से 6 साल वाला। क्योंकि ये भविष्य का संकेत देता है। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात सिर्फ 902 था। इसका मतलब है कि हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 902 लड़कियां जन्म ले रही थीं या जीवित बच रही थीं। ये एक बहुत गंभीर सामाजिक संकट की ओर इशारा करता है। राष्ट्रीय औसत से इतना कम होना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये सिर्फ बेटियों को लेकर समाज की सोच को दिखाता है, या इसमें स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका भी है? ये दोनों का मिला जुला असर है। एक तरफ ये बेटे की चाह और वो जो एक गहरी सामाजिक मानसिकता है कि बेटियां बोझ हैं, उसे दर्शाता है। दूसरी तरफ ये महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े करता है।
जब शिशु लिंगानुपात इतना कम होता है तो ये दिखाता है कि समस्या सिर्फ जन्म के समय नहीं है, बल्कि उसके बाद भी पोषण और देखभाल में भेदभाव के रूप में जारी रहती है। इस भेदभाव का एक और रूप हमें शिक्षा के आंकड़ों में देखने को मिलेगा। तो चलिए साक्षरता दर पर नजर डालते हैं। 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर 73% थी। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर इससे कम थी, 67.7%। लेकिन असली कहानी तब सामने आती है जब हम इसे पुरुषों और महिलाओं के बीच बांट कर देखते हैं। हाँ, औसत अक्सर पूरी कहानी छुपा लेता है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर थी 77.3%, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। लेकिन महिला साक्षरता दर महज 57.2%। दोनों के बीच सीधा 20% का फासला। यह आंकड़ा तो मतलब चौंकाने वाला है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की महिलाओं के लिए अवसरों का दरवाजा बंद होने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो 20% का अंतर है ना, ये महज शिक्षा का अंतर नहीं है। ये अवसर, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अंतर है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और भविष्य के फैसले लेती है। शिक्षा में ये खाई सीधे तौर पर राज्य के मानव विकास सूचांक को प्रभावित करती है। ये दिखाता है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक बराबर नहीं पहुंच रहा था। अब जरा राज्य के अंदर चलते हैं और जिला स्तरीय आंकड़ों को देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि उसके जिले खुद कई देशों के बराबर हैं। तो सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला था प्रयागराज यानी इलाहाबाद। इसे याद रखना आसान है, जहां पवित्र संगम है वहां लोग तो आएंगे ही। हाँ, ये एक बड़ा धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र है, तो यहाँ जनसंख्या का ज्यादा होना स्वाभाविक है। और इसका ठीक उल्टा सबसे कम आबादी वाला जिला है महोबा, बुंदेलखंड का इलाका। हाँ, जो संसाधनों की कमी और पलायन के लिए जाना जाता है। अब साक्षरता पर आते हैं। सबसे ज्यादा साक्षर जिला है गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, 80.1% के साथ। एनसीआर का हिस्सा है, एक बड़ा आर्थिक केंद्र। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती, जो नेपाल सीमा के पास एक पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। ये हमें राज्य के भीतर की गहरी क्षेत्रीय असमानता दिखाता है। एक तरफ नोएडा जैसा आधुनिक शहर है और दूसरी तरफ श्रावस्ती, जहां विकास की रोशनी शायद उस तरह नहीं पहुंची। बिल्कुल। अब उस आंकड़े पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया और जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमने अभी देखा कि गौतम बुद्ध नगर शिक्षा में अव्वल है, तो तर्क तो यही कहता है कि जहां शिक्षा ज्यादा होगी वहां समाज ज्यादा प्रगतिशील होगा और लिंगानुपात भी बेहतर होगा, है ना? सामान्य तौर पर तो यही उम्मीद की जाती है। बिल्कुल, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा लिंगानुपात जौनपुर जिले का है, 1024, यानी 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं। ये तो शानदार आंकड़ा है। बहुत अच्छा। लेकिन सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वही जो साक्षरता में सबसे ऊपर था, गौतम बुद्ध नगर, सिर्फ 851। मुझे तो इसमें यकीन ही नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? और यही वो बिंदु है जहां आंकड़े हमें सतही निष्कर्षों से आगे सोचने पर मजबूर करते हैं। ये एक क्लासिक विरोधाभास है। जो जिला आर्थिक विकास, आधुनिकता और शिक्षा का प्रतीक है, वो सामाजिक स्वास्थ्य के सबसे महत्वपूर्ण पैमाने पर सबसे पिछड़ा हुआ है। यह हमें बताता है कि सिर्फ डिग्री या पैसा वो सामाजिक मानसिकता को बदलने की गारंटी नहीं है। पर इसकी कोई तो वजह होगी, मतलब ये इतना बड़ा अंतर कैसे? इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रवासन, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। गौतम बुद्ध नगर एक बड़ा औद्योगिक और कॉर्पोरेट हब है। यहाँ काम करने के लिए पूरे देश से, खासकर यूपी और बिहार के दूसरे हिस्सों से बड़ी संख्या में पुरुष प्रवासी आते हैं। अच्छा, पुरुष प्रवासी? हाँ, और ये अक्सर अकेले आते हैं, अपने परिवार को गांव में ही छोड़ देते हैं। इस वजह से वहां पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले कृत्रिम रूप से बहुत ज्यादा हो जाती है और लिंगानुपात गिर जाता है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। हमने यही पैटर्न हरियाणा के गुरुग्राम में भी देखा है, जो दिखाता है कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ कुछ सामाजिक बुराइयां भी पनपती हैं। ये सच में एक बहुत गहरा विरोधाभास है, जो दिखाता है कि विकास को सिर्फ आर्थिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। चलिए अब कुछ और आंकड़ों के साथ इस बड़ी तस्वीर को पूरा करते हैं। एक है दशकीय वृद्धि दर, यानी 2001 से 2011 के बीच आबादी कितनी तेजी से बढ़ी। भारत की आबादी इस दशक में 17.7% की दर से बढ़ी, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 20.2% की दर से बढ़ी। राष्ट्रीय औसत से काफी तेज। इसका मतलब ये है कि 2011 में भी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। आबादी का तेजी से बढ़ना मतलब संसाधनों पर लगातार बढ़ता दबाव और विकास की दौड़ में बने रहने के लिए और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। और आखिर में राज्य के सामाजिक समीकरण को समझने के लिए अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी पर एक नजर। संख्या के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा एससी आबादी उत्तर प्रदेश में ही है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और राज्य के अंदर सबसे ज्यादा एससी आबादी सीतापुर जिले में है। वहीं उत्तर प्रदेश में एसटी आबादी बहुत कम है, कुल आबादी का सिर्फ 0.6%, और ये भी मुख्य रूप से सोनभद्र जिले में केंद्रित है। और ये डेटा नीति निर्माताओं के लिए बहुत जरूरी है। ये बताता है कि नीतियां एक साइज सब पर फिट वाली नहीं हो सकती।
आपको सीतापुर जैसे जिले में एससी समुदाय के कल्याण पर विशेष ध्यान देना होगा, तो सोनभद्र में जनजातीय अधिकारों और वन संसाधनों के प्रबंधन पर। आंकड़े आपको बताते हैं कि आपको अपने संसाधनों को कहां और कैसे केंद्रित करना है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की कहानी कितनी जटिल है। यहाँ प्रयागराज की भीड़ है तो महोबा का सूनापन भी। जौनपुर लिंगानुपात में एक उम्मीद की किरण है तो गौतम बुद्ध नगर शिक्षा और सामाजिक स्वास्थ्य का एक बड़ा विरोधाभास पेश करता है। ये आंकड़े वाकई एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाते हैं जो विशाल है, विविध है और चुनौतियों से भरा है। आपने सही कहा, और ये याद रखना जरूरी है कि ये सभी आंकड़े 2011 के हैं। ये एक बेसलाइन है, एक स्नैपशॉट जो हमें एक दशक से भी पहले के उत्तर प्रदेश को दिखाता है।